एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। आज के दिन हम एक नए स्टॉक को लेके आए हैं। बहुत ट्रेंडिंग स्टॉक है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं और सब लोग उम्मीद करते हैं आज बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, पर बढ़ ही नहीं रहा है वो स्टॉक। मेरे ख्याल से आप अंदाजे से समझ गए होंगे, वैसे तो आपने थंबनेल भी पढ़ लिया होगा कि स्टॉक का क्या है। आज हम उसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल को देखेंगे और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आई हैं उसके लिए अबाउट वो भी हम ध्यान से समझेंगे कि उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ सकता है। तो चलिए हम लोग मनी कंट्रोल का ऐप खोलते हैं। ठीक है, तो स्टॉक का नाम जैसे कि आप देख रहे होगे सामने दिख रहा है, आईटीसी है स्टॉक का नाम। तो हम आईटीसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आईटीसी का इस टाइम अगर आप प्राइस देखोगे तो प्राइस आईटीसी का चल रहा है 202 रुपये 80 पैसे, मतलब 203 रुपये के आसपास चल रहा है। आज ये स्टॉक डाउन रहा है। ठीक है, तो इस स्टॉक के बारे में अगर आप देखोगे 52 वीक लो था इसका 134 का एंड 52 वीक हाई है 243 का। ठीक है, अब ये स्टॉक की प्रॉब्लम क्या है, ये स्टॉक मूव ही नहीं कर रहा है। मतलब का जैसे कि और एफएमसीजी सेक्टर देखा जाए तो सब डबल से ऊपर चले गए हैं, पर ये अभी भी ऑल टाइम हाई से 50% रिट्रेसमेंट पे मिल रहा है। और आज की ख़राब न्यूज़ की वजह से ये स्टॉक थोड़ा 2 दिन से गिर रहा है। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि 18 साल की उम्र वाले बच्चे सिगरेट को बैन किया जाएगा। 18 साल के बच्चे को सिगरेट नहीं दी जाएगी, 21 साल से चालू की जाएगी। बट द थिंग इज़ रियलिटी ये है कि आप 18 साल के बच्चों को बैन कर ही नहीं पाओगे। बिकॉज रीज़न ये है क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आप इंडिया की कोई पॉपुलेशन आपके लिए 1-2 लाख 3 लाख की नहीं है, 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। आप नहीं रोक पाओगे 18 साल के। रीज़न है बहुत बड़ा, क्योंकि दुकान वाले अपना प्रॉफिट्स चाहते हैं। कोई हेल्थ के लिए किसी के लिए आजकल काम नहीं करता, सब पैसों के लिए काम करते हैं। तो वो अगर 18 साल का वो 14 साल का भी लड़का आके मांगेगा ना भैया सिगरेट दो, तो वो दे ही देंगे। ठीक है, तो आपको इन सब गवर्नमेंट की पॉलिसीज से डरना नहीं चाहिए कि अगर स्टॉक गिर रहा है। और हाँ, अगर लागू भी होता है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि डब्बे जाएंगे। तो अब सिंपल सी बात है, देखो अगर किसी को हरी साग सब्जियां खाने को बोला जाए तो वो भले से वो पूरा फ्रिज ना भरे, पर अगर किसी को कह दिया जाए कि सिगरेट लेनी है पीना है तो वो उसके देखना आपके पास डब्बे पे डब्बे वो भर के रख देगा। पैसे कहीं से भी अरेंज करेगा पर वो कर देगा, क्योंकि नशा अलग लेवल की चीज़ रहती है। मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कुछ भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें, बट मैं बता रहा हूँ जैसी आजकल की जनरेशन और सिचुएशन पे चल रहा है। तो चलिए कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन और सबके बारे में बात करते हैं। तो हम आते हैं कंपनी के बेसिक्स पे। तो कंपनी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कंपनी नियर अबाउट 2,50,000 करोड़ की है। मतलब कि एक लार्ज कैप, मतलब लार्ज से भी जाइंट कह सकते हो, जाइंट है एक तरीके की, लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, कंपनी का ईपीएस 10 का चल रहा है। कंपनी 1,015 का डिविडेंड देती है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 5 का चल रहा है, मतलब कि 5% का रिटर्न तो आपको यूं ही दे देती है। एक एफडी आपको आजकल 5% का रिटर्न दे रही है, ऊपर से अगर प्राइस गेन हुआ तो वो तो आपका बोनस है। ठीक है, कंपनी का पी 18 का चल रहा है। ठीक है, और का इंडस्ट्रीज पी 16 का चल रहा है। ये इंडस्ट्रीज पी टोबैको सेक्टर का इन लोगों ने ले रखा है। अगर इसे एफएमसीजी में कन्वर्ट करोगे तो ये एवरेज जो इंडस्ट्रीज पी है ये चला जाएगा 80 में। तो जिस दिन आईटीसी का कन्वर्जन हुआ, जिस दिन आईटीसी डीमर्ज हुई, एफएमसीजी बिजनेस अलग हुआ है टोबैको बिजनेस, तो उस दिन आईटीसी में मे भी पता नहीं कितने का टारगेट होगा। जैसे आपने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का देखा है वैसे ही शायद आईटीसी भी आपको दिखे। तो डिलीवरी देखिए 50% की हुई है, काफ़ी अच्छी डिलीवरी है। बुक वैल्यू आईटीसी की 50 की है, ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं, टेक्निकल्स की बात करते हैं। तो टेक्निकल में देखेंगे क्योंकि टेक्निकल देखना इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी स्टॉक का। तो टेक्निकल पे ध्यान देते हैं। तो हमने बताया हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो कौन सा टेक्निकल देखेंगे? तो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग 50 डेज़ एंड 200 डेज़ का मूविंग क्रॉस ओवर देखते हैं। उसे गोल्डन क्रॉस ओवर भी बोला जाता है। गोल्डन क्रॉस ओवर क्या होता है? जैसे हर वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ, गोल्डन क्रॉस ओवर ये होता है जब 200 दिनों के मूविंग एवरेज को 50 दिनों का मूविंग एवरेज ऊपर के साइड में क्रॉस करता है, उसे गोल्डन क्रॉस ओवर बोला जाता है। तो होप आपको ये गोल्डन क्रॉस ओवर का सीन समझ में आया होगा। इसी को क्रॉस ओवर को हम बुलिश क्रॉस ओवर भी बोलते हैं, जो लॉन्ग टाइम तक के लिए बुलिश हो जाता है। मतलब कि एक जो आपका चार्ट का रनअप होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश ट्रेंड में, मतलब 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल तक चलता है। इसलिए तो चलिए देखते हैं क्या है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म क्रॉस ओवर देखोगे तो यहाँ पे 50 डेज़ 200 डेज़ का क्रॉस ओवर हो चुका है और ये बुलिश हो चुका है। तो मतलब कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो गई है और सस्ता भी मिल रही है। तो सोच लीजिए अभी वैल्यूएशन मार्केट में सारे स्टॉक कहाँ हैं और ये अभी भी डीप वैल्यूएशन पे मिल रही है। जब प्रॉब्लम होती है ना कंपनी में तभी स्टॉक सस्ते मिलते हैं। और वो प्रॉब्लम अगर बड़ी कंपनी में है, सस्ता मिल रहा है, तो वो बड़ी कंपनी जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ भी करती है, तो वो मेंटेन कर लेगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये थोड़ी सी टिप थी मेरी आपके लिए। चलिए
आगे देखते हैं कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं, कोई रिजल्ट आने वाला है अभी कि नहीं। तो अभी कोई रिजल्ट की डेट नहीं आई है, पहले की डेट पड़ी है नवंबर 6 नवंबर 2020 की डेट पड़ी है, तो मतलब अभी रिजल्ट का कोई सीन नहीं है। ठीक है, चलिए फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो चलिए फाइनेंशियल्स देखते हैं कंपनी का क्या है। कंपनी अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये क्वार्टरली कंपनी का फाइनेंशियल है, तो क्वार्टरली देखेंगे फिर ईयरली देखेंगे। क्यों? क्योंकि मेन चीज़ ईयर पे समझ में आता है, क्वार्टरली पे अप एंड डाउन हो सकता है। तो सेल्स देखेंगे 8,911 करोड़ से बढ़ के 11,976 करोड़, मतलब नियर अबाउट 3,000 करोड़ का डिफरेंस आया है, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। एंड क्या कहते हैं, ये सेल्स को हम लोग रेवेन्यू भी कहते हैं, तो और टॉप लाइन भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक होती है, अगर कोई टॉप लाइन से बात करे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर 6,600 करोड़ से बढ़ के 8,298 करोड़ का है। ठीक है, ईबीआईटी जो है 3,145 करोड़ से बढ़ के 4,288 करोड़ है। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स जो होता है। तो नेट प्रॉफिट देखते हैं कंपनी का कितना हुआ है। तो अगर आप नेट प्रॉफिट पे ध्यान दे रहे होगे तो 2,342 से बढ़ के 3,232 आया, मतलब नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप आया है। तो हम इस कंपनी का क्वार्टरली तो अच्छा दिख रहा है रिजल्ट, अब हम देखते हैं कंपनी का ईयरली रिजल्ट कैसा है। तो एनुअल पे हम क्लिक करके खोलेंगे, तो अगर एनुअल पे देखोगे तो कंपनी ने एनुअल पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 44,995 करोड़ से 45,619 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। एक लार्ज कैप कंपनी अगर इस अमाउंट से ग्रो कर रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनी है, क्योंकि इन्हें अपना वॉल्यूम मेंटेन करना ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, तो ग्रोथ की तो अलग ही बात है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अदर इनकम। तो अदर इनकम में अगर आप नोटिस करोगे तो 2,400 करोड़ से बढ़ के 3,000 करोड़ समथिंग पे आ गया है। तो अदर इनकम हम लोग नोट फाइनेंशियल्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये कंपनी का अपना तरीका होता है पैसे जनरेट करने का। ठीक है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। तो अगर कंपनी का आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो ये 12,460 करोड़ 464 करोड़ से बढ़ के 15,136 करोड़, मतलब 3,000 समथिंग करोड़ का आपका क्या कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो मतलब काफ़ी अच्छा एनुअल पे भी रिजल्ट है इसका। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट क्या कहती है कंपनी की। कंपनी का इक्विटी डायलूशन ज़्यादा नहीं हुआ है, 1,225 करोड़ से बढ़ के 1,229 करोड़ की है। कंपनी के पास रिजर्व देखिए 54,000 करोड़ से बढ़ के 60,700 समथिंग करोड़ हो गया है। मतलब ये कंपनी तो चाहे कभी भी आपको बोनस दे सकती है, ऐसी ये कंपनी है। अगर ये कंपनी यहाँ से 400 जाएगी तो 100% ये कंपनी आपको बोनस दे देगी। ठीक है, तो ये कंपनी इसलिए भी अच्छी है। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं कंपनी का एसेट देखते हैं। तो टोटल एसेट में भी कंपनी की बढ़ोतरी हुई है, 59,000 करोड़ से बढ़ के 75,000 करोड़ का हो गया। मतलब कंपनी ने एसेट क्वालिटी भी बहुत अच्छी मेंटेन की है और एसेट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। कैश फ्लो पे देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो क्या है। तो कैश फ्लो देखिए, पहले 66 करोड़ का ऑपरेटिंग नेट कैश फ्लो था, अभी ये 400 करोड़ के आसपास, मतलब कंपनी के पास कैश भी है साइड में, ये तो और अच्छी बात है। तो कंपनी हर पैरामीटर पे अच्छी है, पर गिर क्यों रही है? गिरने का सिर्फ एक ही रीज़न है, टोबैको बिजनेस इसका। जब यहाँ पे कुछ भी लफड़ा होता है तो क्या कहते हैं, टैक्सेस बढ़ा देती है गवर्नमेंट टोबैको पे, तो इसीलिए आईटीसी इसीलिए नहीं चढ़ पाता। आईटीसी अगर जहाँ टोबैको बिजनेस को अपना डिमर्ज करेगा और एफएमसीजी को अलग करेगा, उस दिन आईटीसी की वैल्यूएशन देखिएगा आप, रॉकेट बन जाएगा यहाँ से। फाइनेंशियल रेशियो में आते हैं कंपनी के, तो ईपीएस 10 से बढ़ के 12 का हो गया है। बुक वैल्यू 47 से बढ़ के 52 की हो गई है। फेस वैल्यू 1 है, तो मतलब कंपनी स्प्लिट तो नहीं हो सकती, कंपनी बोनस ही देगी। डिविडेंड देखिए 5 रुपये से बढ़ के सीधे 10 रुपये का डिविडेंड, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, अब इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 41% से बढ़ के 42% का हो गया, और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 27 से बढ़ के 33 का हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सोच रहे हो आप, समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है कंपनी ने, ठीक है, कंपनी के पास, तो कंपनी ने एक्चुअल में कितना पैसा लगाया था उस प्रोडक्ट को बनाने में और कितना पैसा कमाया है उस प्रोडक्ट को बेचने में। मान लीजिए मैंने अपनी मुझे गाड़ी बनानी है, तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। एक गाड़ी बनानी है तो मैंने उसमें 60 रुपये डाले, ठीक है, पर उस गाड़ी को मैंने 100 रुपये में बेच दिया। तो 100 रुपये में बेचा, मेरी लागत कितनी, मतलब मैंने कितने में गाड़ी बनाई थी, 60 रुपये में, तो जो बीच का डिफरेंस आया कितना हुआ, 40 का।
ठीक है। तो वो जो डिफरेंस है वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है, जो हमारा डिफरेंस आता है, जो हमारा कंपनी के जो जेब में प्रॉफिट जा रहा है, एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, ये सब चीज़ें हटा के, ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होगा। होप आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए कंपनी का ROE ROC देखते हैं। कंपनी का ROE 21 से बढ़ के 23 का हो गया, बहुत अच्छी बात है। ROC में 30 से घट के 29 पॉइंट समथिंग का हो गया, तो ज़्यादा कोई गिरावट नहीं है। ठीक है, कंपनी के लिक्विडिटी रेशियो में देखते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो कंपनी के पास कोई उधार नहीं है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का 347 का है। अगर यहाँ पे 4 भी रहता तो चलता, तो ये तो 347 है। मतलब हर जगह ये कंपनी अव्वल है। प्राइस नहीं बढ़ रहा है क्योंकि एक ही रीज़न है, मैंने समझा। जिस दिन वो रीज़न पे इन्होंने काबू पा लिया ना, उस दिन से ये स्टॉक इतना भागेगा कि आप समझ नहीं पाओगे। चलिए अगली बात करते हैं, कंपनी का पी रेशियो। अभी देखिए कंपनी मार्च 2019 में 29 का पी था, और अभी 13 के पी पे मिल रही है कंपनी। 2020 में अभी थोड़ा सा प्राइस इम्प्रूव हुआ है, तो वो कंपनी का थोड़ा पी बढ़ गया है, तो पर अभी भी सस्ती ही मिल रही है। ठीक है, कंपनी का ग्रोथ देखते हैं, सेल्स ग्रोथ। तो 6 से गिर के 4 हुई है, और नेट प्रॉफिट ग्रोथ में 8 से बढ़ के 14 हुई है। मतलब सेल्स थोड़ी सी गिरी है मार्च में, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। मतलब कंपनी ने क्या किया है, अपना एक्सपेंडिचर को कंट्रोल में लाया है, इसलिए प्रॉफिट बढ़ा है। सिंपल सा फंड है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, देखते हैं कि बाकी लोग क्या करते हैं इस कंपनी में। प्रमोटर के पास इस कंपनी में होल्डिंग नहीं है। ठीक है, तो प्रमोटर के पास इस कंपनी की कोई भी होल्डिंग नहीं है। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि ये कंपनी को सारा प्रमोटर बेच के चले गए, ऐसा नहीं होता। कभी कभार ये होता है कि बड़े बड़े अलग अलग जगह के इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जो इस कंपनी को एक साथ ऑपरेट करके चलाते हैं, तो वो यहाँ पे रीज़न है। प्लेज कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। FIs के पास 14.5% की होल्डिंग है, बहुत अच्छी होल्डिंग है FIs के पास। अब आते हैं, बैंक के पास 8% की होल्डिंग है। सोचिए बैंक के पास 8% की होल्डिंग है, ये तो चमत्कार ही होता है। कौन सी कंपनी में बैंक 8% की होल्डिंग रखने लगी। इंश्योरेंस कंपनी के पास 21.66% की होल्डिंग है। मैंने आज तक नहीं देखा है कंपनियों में कि इतनी होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी और बैंकों के पास हो। म्यूचुअल फंड के पास 9.5% की होल्डिंग है। अदर DIs मतलब कि जैसे कि विजय केडिया, राकेश झुनझुनवाला, ये लोग, इनके पास 35.49% की होल्डिंग है। ठीक है, और ये होल्डिंग अपनी इंक्रीज़ कर रहे हैं, और हम जैसों के पास 10% की होल्डिंग है। जैसा कि हमने बताया, हमारे पास तो कभी अच्छे स्टॉक होते ही नहीं है। यहाँ पे भी वो केस है। बेसिकली अगर ITC की हमने हर चीज़ देख ली है, और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ आपको, तो ITC अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर इसका टारगेट देखा जाए तो 350 से 400 मिल सकते हैं 1 साल के अंदर। और बाकी जो गवर्नमेंट की अटकलें आती रहती हैं, उसके हिसाब से स्टॉक पे इफेक्ट पड़ता है। पर जिस दिन स्टॉक का सिनेरियो चेंज हुआ, ये भी नहीं रुकेगा। जैसे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं रुका, तो आप इस स्टॉक पे ट्रस्ट कर सकते हो। इवन सस्ते पे मिल रहा है, तो डाउन साइड भी बहुत कम है इस स्टॉक के लिए, तो आप रिस्क ले सकते हो। पर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर पूछिएगा स्टॉक लेने से पहले। बाकी कंपनी में कोई ख़राबी नहीं। बैलेंस शीट कंपनी की बहुत अच्छी है, जैसा कि आपने नोटिस किया है, हर जगह कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बस एक ही रीज़न है, टोबैको बिजनेस, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बट द थिंग इज़ कि वो बिज़नेस ऐसा है कि वहाँ पे जस्ट लाइक कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जैसे बैन और इन सब की, इसीलिए वो थोड़ा बहुत स्टॉक गिरता रहता है। पर जिस दिन इस स्टॉक की री रेटिंग हुई, यहाँ से आपको रॉकेट बनता हुआ दिखेगा। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक के लिए थम्स अप है। आप चाहो तो ले सकते हो, आप चाहो तो नहीं ले सकते हो, पैसा आपका है। सोचिएगा, पढ़िएगा, और अच्छे से पढ़ के समझ के फिर देन इन्वेस्ट कीजिएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। जैसे मैं नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचेगा इस चीज़ की। एंड वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि मैं कभी भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूँ, तो आप ही का फ़ायदा है अगर आप वीडियोस पूरा देखते हो तो। थैंक यू सो मच।